आज हम आपको कवि इतिहासकार डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी जी का एक साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये साक्षात्कार हमने दिव्यालय एक व्यक्तित्व परिचय से लिया है। आपसे हम बता दें कि डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र का इतिहास, राजशेखर का इतिहास बोध, और इसके साथ जो है मोती ग्रंथावली है। साथ ही विभिन्न पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में 50 से अधिक इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। भृगुवांगिरस, सांडिल्य ऋषि परंपरा, पेशवा बाजीराव, आधी रोटी का सुरताल इत्यादि कई पुस्तकें छप चुकी हैं। आज हमारे दिव्यालय व्यक्तित्व एक पहचान के इस मंच पर कवि, साहित्यकार, समीक्षक डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी जी हैं। आइए जानते हैं आज उनके जीवनी, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। किशोरदा और सभी मेरे मित्रों, मेरे विषय में आप अगर जानना चाहते हैं तो कोई विशेष परिचय नहीं है। वो गोपाल सिंह नेपाली एक बड़े अच्छे गीतकार हुए हैं, और ये व्यंजना जी जानती होंगी, उधर के ही थे, बेतिया के गोपाल सिंह नेपाली था। उन्होंने लिखा कि तुम कब समझोगे मेरे मन, मैं तो पूजा का एक सुमन। जिसको कहते हैं कि वह धन्य धन्य लघुता मेरी, वह धन्य धन्य मृदुता मेरी, हंस हंस कर जिसने वार सहे, वह धन्य धन्य मृदुता मेरी। बहुत विनम्र भाव से विद्या जो हमें पहला संदेश देती है, संस्कार को गढ़ने के लिए जो पहली आधार भूमि देती है विद्या, वह विनय है। और उस विनय ने ही आप जैसे लोगों से जुड़ने का, इतने अच्छे लोगों से जुड़ने का अवसर दिया। कैसे जुड़ा जाता है इसका तौर तरीका बताया। तो मैं आप मित्रों के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज सुनीता जी और व्यंजना जी और जो हमारे और मित्र हों, आप सबसे मैं आज जुड़ रहा हूं। और ये जुड़ना आज के युग में बहुत जरूरी है। इसी देवरिया जिले के, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है, सरजू नदी के किनारे, वहां एक गांव है परसिया तिवारी। परसिया नाम के बहुत सारे गांव, लेकिन उसके साथ तिवारी जुड़ जाने से वो एक अपनी पहचान के साथ है। और कभी वहां परास के वन बहुत होते थे, उस पलाश से बिगड़ करके परसिया हो गया। उस गांव में मेरा जन्म हुआ 1952 में। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और माँ सरजू की कृपा इस रूप में मिलती रही कि हमारे परिवार में जो कोई भी मांगलिक कार्य होता था वो पहले आमंत्रित करते थे। और फिर आपसे क्या बताएं, जो अंतिम संस्कार जीवन का होता है वह भी माँ की छाया में उसी नदी के किनारे होता था। तो वो नदी, सरजू नदी, हमारे जन्म और उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र और परिवेश की एक पहचान है। और फिर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, जो अब उसका भवन अब नहीं रह गया है, बगल में नया भवन बन गया है। राजपुर स्टेट थी, तो उनका एक अतिथि घर था, एक गेस्ट हाउस था, उसमें प्राइमरी पाठशाला चलती थी। वहां मैंने कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी की, और कक्षा 3 तक की। और वहां से अचानक, चूंकि मेरे पिताजी डिब्रूगढ़ असम में रेलवे में साधारण नौकर थे, और ये कुछ संजोग बना, ऐसी इच्छा हुई माँ की कि उसके बाद हम चले गए डिब्रूगढ़ आसाम में। और वहाँ मेरा प्रवेश जालान नगर के अंग्रेजी माध्यम के जूनियर हाई स्कूल में हुआ, जिसमें प्राइमरी सेक्शन भी चलता था। आप सब मित्रों से एक बात मैं कह करके और अपने को बहुत धन्य समझूंगा
कि उस विद्यालय ने और उसके परिवेश ने मेरे जीवन की उदारता को एक नई दिशा दी। आप कह लीजिए कि मेरे जीवन में उदारता और सबके प्रति एक समानता का भाव वहां पैदा हुआ, इसलिए वाह, कि जहां उत्तर प्रदेश में मेरे साथ केवल उत्तर प्रदेश के लोग थे जो जी, विभिन्न धर्मों में बटे हुए थे, वहां पर मुझे मारवाड़ी मिले, वहां पर मुझे बंगाली मिले, असमिया लोग मिले, और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहाँ देशवाली कहा जाता था। तो जी, वो देशवाली थे। तो जी, एक डेमोग्राफी, मिक्स डेमोग्राफी, और इतने सारे भिन्न भिन्न वो जाति, प्रदेश, पृष्ठभूमि के विद्यार्थी थे कि उनसे मिलकर मुझे लगा कि मैं तो एक दूसरे भारत में आ गया, नए भारत। क्या और बात है, उसने क्या बात है। और उसने मेरी मनोदशा बदल दी। हम अपने गांव पर जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और यादव और ये तमाम सारी जाति, अच्छे बुरे, छूत अछूत, ये सब जो हमारे दिमाग में एक समाज का चित्र था, वो समाज जी, का चित्र गायब हो गया, वो परोक्ष बहुत हो बड़ा गया, बदलाव। भाव बन के उड़ गया। क्या बात है, क्या बात, बहुत और बड़ा बदलाव। और उन लोग और असमिया और बंगाली लोगों की जो कल्चर थी, उनका जो टैलेंट था, उनकी जो जी, शार्पनेस थी, वो धीरे जी, धीरे उनके साथ रहते रहते मेरे भीतर जी, आने लगी। और क्या बात है। जिस अंग्रेजी से हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी डर के भागते थे, अक्सर फेल हो जी, जाते थे, और उनके गार्जियन ये मानते थे कि अगर अंग्रेजी इसको आएगी तो ये बड़ी अच्छी नौकरी में जाएगा और जी, नए जमाने के हिसाब से ये अच्छा नागरिक बनेगा। अगर इसको अंग्रेजी नहीं आएगी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो वहाँ वहाँ हमें अंग्रेजी आ गई। जब हमें हाँ, अंग्रेजी हाँ, आ गई तो मुझे लगा कि मैं तो जमाने के लायक हो गया, मैं आधुनिक जी, हो जी, गया। अब जो है अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि इस मामले में ये विद्यार्थी या ये लड़का पिछड़ा हुआ है या बुद्धू किस्म का है, या इसके भीतर नए जमाने के हिसाब से चलने की कुव्वत नहीं है। कम से कम ये चीज तो मुझको मिल गई। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सर, आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो कृपया इस अनुभव का हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं कि आजकल शिक्षा जो है और शिष्य और अनुशासन में तालमेल स्थापित करना कहाँ तक संभव है। हमने जी, बात जहाँ से छोड़ी, जी, मैं अपने सम्मानित श्रोताओं से, आप सबसे उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद बरहज से हाई स्कूल इंटर करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीए और एमए किया, और एमए प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में मुझे सर्वाधिक अंक मिला और गोल्ड मेडल मिला। और उसके बाद भी मेरी नियुक्ति हो गई यहाँ इसी देवरिया में संत विनोबा डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता प्राचीन इतिहास के पद पर। यहाँ मैं 1 वर्ष तक रहा। उसके बाद मैं यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध के लिए पंजीकृत हो गया, और मेरे शोध का विषय था गोरखपुर परिक्षेत्र का इतिहास, रफली पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सरजू पार एंड गंडक वैली, ये इसको आप कह सकते हैं। और मैं रिसर्च कर रहा था, इसी बीच मेरी नियुक्ति हो गई उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा समूह क के अंतर्गत तदर्थ रूप से उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता इतिहास के रूप में। मैंने जोर इसलिए दिया है इतिहास पर कि मैं प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी था, लेकिन मेरी जो नियुक्ति हुई और जहाँ के लिए हुई वहाँ कंपोजिट हिस्ट्री थी, इसमें प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल, आधुनिक काल, एक पूरा एक समग्र इतिहास था। तो वहां जाकर के मेरे सामने एक पहली समस्या खड़ी हुई कि मैंने मध्यकालीन यानी
सल्तनत काल का, मुगल काल का, और फिर मराठों का, और फिर ये ब्रिटिश काल का, और फिर आधुनिक काल का इतिहास तो नहीं पढ़ा, और ये सब मुझे पढ़ाना है। तो वहां पे मुझे ये सब पढ़ना पड़ा। मैंने खूब कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम करके मैं तैयार किया। और तैयारी के बाद जब कोई शिक्षक अपने क्लास में जाता है तो उसका आत्मविश्वास ऊंचाई पे होता है, और उस आत्मविश्वास के नाते उसे एक शिक्षक के रूप में पहली सफलता मिलती है। देखिए, मैं आप सबसे एक बात, सीधी रेखा में चलने वाली और निरपेक्ष कोई ऐसी धारा नहीं है कि आप बिना दाएं बाएं अकेले जैसा चाहें वैसे आप पढ़ते रहें, लिखते रहें, सीखते रहें, ऐसा नहीं। इसके 4 घटक हैं: शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स, टीचर्स जो शिक्षक हैं, और मैनेजमेंट। ये जो 4 घटक हैं, प्रबंधन, ये चारों घटक मिल करके शिक्षा को सफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता एक अलग चीज है और चरितार्थता एक अलग चीज है। आपने MA, MSc, M.Com या BBA या MBA कुछ भी आपने कर लिया, आपको नौकरी मिल गई, आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, तो आप सफल माने जाओगे। लेकिन अगर आप समाज को कुछ नहीं दिया, अगर आपने अपनी शिक्षा का कोई लाभ समाज को नहीं दिया, अगर आप उस शिक्षा से स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप केवल हैंड टू माउथ हैं, अगर आप केवल अपने परिवार को पालते हैं, तो ये जीवन की सफलता भले हो, चरितार्थता नहीं है। जीवन में मीनिंग दैट इज नॉट कंप्लीट विदाउट समाज सेवा। यार, जनहित के लिए अगर कुछ किया ही नहीं तो जीवन जिया क्यों? वो उसका डायमेंशंस भी होने चाहिए। शिक्षा के तो बहुत से वो डायमेंशंस, आइवरी टावर नहीं है वो। आप देखिए ना कि आप शिक्षा अकेले के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको समाज ने दिया है, प्रकृति ने दिया, इस देश ने दिया, इस दुनिया ने दिया, आपको सब कुछ दिया, और सब कुछ ले करके आप तब शिक्षा को अपनी जीविका का माध्यम बनाकर उतने से संतुष्ट हो जाएं, तो आपके ऊपर जो ऋण है समाज का, पूर्वजों का, ऋषियों का, मुनियों का, इस देश की संस्कृति का, ये सब, और दुनिया का। आपका देश दुनिया से अलग नहीं है, आपके देश ने दुनिया से लिया है, आपके देश ने दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है। आप बताइए, अंग्रेजी तो नहीं जानते थे ना? अंग्रेजी ठीक है, एक दूसरे देश की भाषा है, लेकिन अंग्रेजी से हमने बहुत कुछ सीखा है, उर्दू से हमने बहुत कुछ सीखा है, दूसरी भाषाओं से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा, अमेरिका से सीखा, प्राचीन यूनान से सीखा, मिस्र से सीखा, हमने इराक से सीखा, ईरान से सीखा, और इन्होंने हमसे भी बहुत अधिक सीखा। वो हमारा तो दर्शन ही था, नो भद्रा कतो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। हमको तो चारों तरफ से बात मिले तो हम उसको ग्रहण करते थे, ये हमारी। तो इस भाव से हम शिक्षा से जुड़े, और टीचर होने की हमारी इच्छा अचानक जगी। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से चाहते थे कि हम टीचर हो जाएं। हम चाहते थे सिविल सर्विस में जाना, उत्तर प्रदेश या भारत, IAS में, लेकिन उसी समय हमारे परिवार में आपसी बंटवारे का झगड़ा हो गया और मैं डिस्टर्ब हो गया, और मैं उसको संभालने के लिए मैंने 2 पेपर की परीक्षा इलाहाबाद में छोड़ दी और घर आ गया, और फिर मेरी दिशा बदल गई। एक ये शायद ये डेस्टिनी थी। हाँ, डेस्टिनी थी ये तो। हाँ, वो भी डेस्टिनी, रोल ऑफ डेस्टिनी इन लाइफ। हाँ, तो फिर जो है वो मैं टीचिंग जॉब में चला गया। जी। तो मान्यवर मेरे एक प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, रायबरेली जिले के रहने वाले थे, और वो ऐसे परिवार से आते थे। उनके चाचा पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल बड़े अच्छे कवि थे, और उस बैसवाड़े के क्षेत्र में राणा बेनी माधव सिंह, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम था। तो ऐसे संस्कार, ऐसे परिवेश से वो जुड़े थे, और उन्होंने मुझे शिक्षा विभाग में कैसे नौकरी की जाती है इसका पाठ उन्होंने मुझे पढ़ाया। इसका पहला मंत्र ये था कि इसमें समय की पाबंदी, समय से आओ, समय से अपना काम करो,
दूसरा था कि बिना घर में पढ़े और तैयारी किए आप क्लास जी में नहीं जाएंगे। तीसरा जी उनका मंत्र था, लेसन था, मेरे लिए सीख थी कि आप क्लास में जाने पर पहले एक बर्ड आई व्यू, विहंगावलोकन, सारे छात्रों छात्राओं पर एक नजर डालेंगे। उसमें आपको कुछ चेहरे उदास मिलेंगे, मायूस जी मिलेंगे, उड़े हुए मिलेंगे, कुछ चेहरे प्रसन्न मिलेंगे, जी कुछ चेहरे निरपेक्ष मिलेंगे, कुछ जी चेहरे उदासीन मिलेंगे, कुछ जी चेहरे खिले हुए मिलेंगे। बिल्कुल इस बिल्कुल इसका मतलब यह है कि आपके क्लास में विद्यार्थियों की 3 कैटेगरी है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में कम अच्छे हैं, या जो पढ़ने जी में तेज नहीं हैं। फिर एक जी 3 कैटेगरी मिलेगी, जो घर से बहुत सुखी है, घर से अच्छा खाना खा के आए, अच्छा नाश्ता करके आए, उनके कपड़े चमक रहे हैं। और जो घर से सामान्य एवरेज हैं, जी औसत हैं, उनके कपड़े भी औसत हैं और उनके चेहरे न तो बहुत खिले हुए हैं और न तो उदास हैं, उनके चेहरे सामान्य हैं। एक तीसरा वर्ग है जो गरीब है, निर्बल है, उपेक्षित है, वंचित है, दलित है, तमाम शब्द उसके लिए हैं। उनके घर के बच्चे भी हो सकते हैं जो बहुत मुरझाए हुए, बहुत उदास, बहुत मुरझाए हुए चेहरे लेकर के और बिल्कुल उदासीन भाव से बैठे होंगे, जैसे उनको नियति ने, परिवार ने, समाज ने या पैसे के लालच ने पढ़ने के लिए भेज दिया है कि हमें छात्रवृत्ति मिलेगी। वो अपने टीचर्स को मित्र कह के संबोधित करते थे, फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के जब पहली चाय पिलाई तो उन्होंने कहा कि मित्र, अगर आप आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं और समाज के दर्द को पढ़ करके उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, मरहम लगाना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों वर्गों, तीनों श्रेणियों के विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सर, मैंने इस बात को गांठ बांध लिया और जिसका गोल्डन परिणाम ये टिप्स हुआ, वहाँ चरखारी स्टेट हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय, वहाँ 3 जी बरस बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ। ऊंचाहार रायबरेली जी उन्होंने बुला लिया कि मेरा जी ट्रांसफर होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। हमने कहा क्यों बुला लेंगे आप? कहा नहीं, मुझे इतना अनुशासित, इतना कर्मठ और इतना संवेदनशील, सेंसिटिव, पर दुख कातर जिसको कहते हैं, दूसरे का दुख देख करके और द्रवित हो जाए, तो मुझे एकमात्र अभी आप हैं पूरे स्टाफ में, मैं आपको अपने साथ बुला लूंगा। उनका ट्रांसफर हुआ, उन्होंने अपने कॉलेज में वहां बुला लिया रायबरेली में। वहां मैं 4 साल रहा। फिर वहां से मेरा ट्रांसफर मोहम्मदाबाद गोहना, पहले आजमगढ़ जिला, अब मऊ जिला हो गया है। वहां मैं करीब 10 बरस तक रहा। वहां से मेरा ट्रांसफरेबल जॉब थी, वो राजकीय महाविद्यालय था। वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही, जो अब संत रविदास नगर है। बहुत बड़ा कॉलेज, 10,000 वहां पे एक विश्वविद्यालय लगता था, बड़ा पुराना कॉलेज। और बीएचयू की नौकरी छोड़कर अध्यापक उस कॉलेज में किसी जमाने में आते थे नौकरी करने, इतना कॉलेज वहां। लेकिन 1 साल में रहा। फिर मेरे जिले में एक नया कॉलेज खुलने वाला था, उस कॉलेज को चलाने के लिए नया था, स्थापित करने के लिए 3 अध्यापक भेजे गए, उसमें एक अध्यापक मैं भी था। और हम जब वहाँ आए हिंदूपुर गौरी बाजार में, तो एक बिल्डिंग पुरानी सी केन सोसाइटी की, केन यूनियन सोसाइटी की, हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो बगल के इंटर कॉलेज से मैंने कुर्सी और एक टेबल मंगाई। हम 3 साथी बैठे और फिर धीरे धीरे हम लोग संगठन बनाते चले गए। फिर राज्य सरकार से अनुदान मिला, फिर खरीदा गया, कुछ बिल्डिंग का किया गया और विद्यार्थियों से संपर्क बढ़ाया गया और वो कॉलेज चल निकला। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का कुछ ऐसा ही विधान था, वो कॉलेज चल निकला। तो उसके बाद थोड़ी मुझे असुविधा होती थी। मैं भी चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा ट्रांसफर हो जाए,
तो मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया राजकीय महिला महाविद्यालय देवरिया में, जिसके नाम के साथ श्री दीनानाथ पांडे लगा हुआ है। तो लोग पूछते हैं, बहुत बार पूछते थे, नाइक की टीम आई महाविद्यालय के असेसमेंट के लिए, तो उन्होंने भी पूछा, प्राचार्य जी से पूछा कि दीनानाथ पांडे कौन हुआ, दिस दीनानाथ पांडे जिसका नाम जुड़ा हुआ। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया। आई वाज वर्किंग एज कोऑर्डिनेटर ऑफ नाइक टीम इन द कॉलेज। तो मैंने उनको बताया कि ये जनसंघ के बड़े अच्छे नेता थे और ये इंटर कॉलेज में हिस्ट्री के बड़े अच्छे लेक्चरर थे, और इन्होंने अपने घर बुलाकर, न जाने क्यों, क्योंकि बरहज में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में मेरी ख्याति थी, तो इन्होंने अपने घर बुला करके, और स्पेशली पेशवाओं का इतिहास इन्होंने मुझे बताया, अपने घर पे बुलाया क्या पांडे जी ने। वो नाइक की टीम बड़ी खुश हुई। और फिर व्हाट्स योर विजन ऑफ द कॉलेज, ये नेक्स्ट सवाल था। और मित्रों, किशोर दा, मैं आपसे ये खास तौर से इस बात को साझा कर रहा हूं कि जिसके पास विजन नहीं, अगर इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, उसके हेड के पास या के पास अगर विजन नहीं है, विजन ऑफ योर लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ, विजन ऑफ दिस कॉलेज, आपके पास सपने क्या हैं, आप इस कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, किन किन दिशाओं में बढ़ाना चाहते हैं, किन किन नामों को, डायमेंशंस को आप बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संसाधन कहाँ से ले आएंगे। ये सारे सवाल जब रखे जाते हैं, और इन सारे सवालों का जवाब अगर किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास है, प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, जब ये सारे सवाल उसके सामने रखे जाएं और इन सारे सवालों का जवाब जमीन पर, धरातल पर अगर मिल रहा है, तभी हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज हम उस काम के परिणाम के विषय में आश्वस्त नहीं हो सकते, एश्योर्ड नहीं हो सकते। जैसे भारतीय संस्कृति और साहित्य के मूल तत्वों के प्रति समाज को जागरूक करने की प्रेरणा आपके पास, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उससे आप बिल्कुल अंदर से, भीतर से आप के अंदर है, मतलब ये बाहरी बात नहीं है। तो ये इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? क्या जो आपने नाम लिया दीनानाथ पांडे जी, या इसके अलावा आपके माता पिता, या कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसे बड़े स्कॉलर्स को आप पढ़ते रहे हैं, तो इसका कुछ सीक्रेट बताइए कि हाउ यू मैनेज्ड। बहुत अच्छा, बहुत जरूरी और बड़ा प्रासंगिक ये सवाल है आपका। मेरे पिताजी 5 भाई थे, जिसमें एक भाई श्री राम कृष्ण 24 वर्ष की अवस्था में, नौजवानी में, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका शरीर छूट गया। वो मुझे, मेरे पिताजी और मेरे चाचा, ये लोग बताते थे कि वो संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे, और वो ज्योतिष के विद्वान थे, कर्मकांड के विद्वान थे, कर्मकांड करते थे, कराते थे, और संस्कृत और साहित्य की शिक्षा भी, निःशुल्क शिक्षा आसपास के विद्यार्थियों को देते थे, किसी विद्यालय में नहीं जाते थे। उनकी मृत्यु से परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और मेरे परिवार के लोग यह कहते थे कि मेरे परिवार में जिससे बहुत आशाएं थीं, बहुत कुछ जिसमें संभावनाएं थीं, और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार को आगे ले जाने में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्षम था, वह व्यक्ति चला गया दुनिया छोड़ के। इसकी भरपाई कैसे हो? तो मैं जवाब नहीं देता था। मैं जवाब इसलिए नहीं देता था कि मैं नहीं समझ पाता था कि इसकी भरपाई कैसे हो। लेकिन बहुत मुश्किल है। इंटर बीए तक आते आते इस सवाल से जूझना मैंने शुरू किया, अपने भीतर इस सवाल से लड़ना शुरू किया कि
मेरे पितृव्य और मेरे पिता ये कहते थे कि इसकी भरपाई कैसे होगी, तो मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो संस्कृत लेने की बात मेरे मन में आई बीए में। तब तक मैंने डॉक्टर राधा कृष्णन साहब की जीवनी पढ़ी। ये वो मद्रास कॉलेज में स्टूडेंट थे मद्रास में। तो बीए में उनका जो कॉम्बिनेशन था विषयों का, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, मैंने कहा मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जो महान लोग, बड़े बड़े लोग लिए। देखिए किस तरह से आइडियलिज्म, एक आदर्शवाद की तरफ, जिसको कहते हैं अच्छी बातें, ऊंचाई पे देखना, सुंदर देखना। तो मेरे मन में आया कि चलो संस्कृत पढ़ लेंगे, अलग से पढ़ लेंगे, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। दिस वाज माय कॉम्बिनेशन। इसको लेके मैंने बीए किया। लेकिन मेरे मन में कचोट थी, अरे मुझे तो संस्कृत पढ़नी है। तो मैं अलग से संस्कृत पढ़ता रहा। जब भी मौका मिला मैं पढ़ता रहा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर क्लासिकल लैंग्वेजेस को आप नहीं जान पाएंगे तो इंडियन कल्चर को आप नहीं जान सकते। नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, मागधी है, ये जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं ग्रंथों में सुरक्षित है। और फिर मुझे ये लगा कि भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों से दुनिया को अवगत कराना ये बहुत दिनों से हो रहा है। हम क्या अवगत कराएंगे? विवेकानंद ने बहुत पहले अवगत कराया, उसके पहले बहुत पहले ने अवगत कराया, तमाम लोगों ने अवगत कराया। हम क्या हैं? हम तो एक धूल की कण भी नहीं है। इन लोगों से थोड़ा प्रकाश मिल जाए। हम तो इसी में लगे हुए हैं कि कुछ प्रकाश मिले आप लोगों से लेकर के हम दुनिया को, समाज को भी कुछ। बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है और डीप लैंग्वेज है ये। जी बहुत मतलब डीप इन द सेंस कि बड़ी गहन भाषा है ये, बहुत भीतर तक जाती है, रूट इसमें। इसीलिए धातु का कंसेप्ट है। कोई भी शब्द और एक भी अक्षर निरर्थक नहीं है, ऐसी ये भाषा। इस भाषा में हमारी संस्कृति वेदों से लेकर के रामायण, महाभारत, स्मृतियां, ये पुराण, मध्यकालीन निबंध, व्याकरण के ग्रंथ, ये तमाम सारे ग्रंथ और ये ज्ञान का भंडार। और जिस भाषा, जिस पर में व्यास, वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, भास, माघ, भवभूत, कितने सारे कवि हुए। और जो मतलब विश्व स्तर पर जिन्होंने भारत की पहचान बनाई और भारत की जो एक छवि है, वह छवि रचनाकारों के माध्यम से बना। और उसमें अगर कहीं से कोई संकीर्णता थी तो उस संकीर्णता को हमारे ही अपने लोगों ने अपने पास रखा, दुनिया को नहीं दिया। अयम निजः पुरो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम। ये बड़े क्षुद्र लोगों का काम, यह कहना कि मेरा है तुम्हारा, अपने और पराये का भाव, ये बड़ी क्षुद्र मानसिकता है, बड़ी ऊंची मानसिकता है। ऐसा मत सोचना। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विद्वत्ता को हमारे यहाँ कितना महत्व दिया। नृपत्वंच विद्वत्वंच नैवं तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस देश का विद्वान कहता है कि विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है, उसकी पूजा उनके देश के लोग करेंगे, प्रजा करेगी, उनके सबऑर्डिनेट अधीनस्थ करेंगे। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो जर्मनी के विश्वविद्यालय जाए या स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय में जाए, चाहे ग्लासगो जाए या मैसाचुसेट्स जाए या कैलिफोर्निया जाए या बीजिंग जाए या पेशावर जाए, कहीं भी जाएगा अगर वो विद्वान है, इफ ही इज रियली। आपने किस उम्र में, आपने बहुत कुछ लिखा भी है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस उम्र में लिखना शुरू किया, और साहित्य के क्षेत्र में आपने अनेकों कृतियां प्रकाशित की हैं। तो हमारे श्रोता बहुत
जिज्ञासु इस चीज को सुनना चाहते हैं कि क्या मतलब उसका फीडबैक और कितना मतलब कहाँ मिलेंगी। अभी आप जिस लाइब्रेरी में जैसे आप बैठे हैं, तो हमारे लिए वैसे ही एक मंदिर का यू नो दर्शन हो रहा है। तो आपकी लिखी हुई कृतियों के बारे में बताइए। नहीं समझी, मैंने भी बताने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमारे देश की परंपरा तो आत्मगोपन की, आत्म प्रज्ञापन की नहीं, अपने विज्ञप्ति की नहीं है। तो उस परंपरा को हम मानते हैं, भरसक बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेम एंड फेम, प्रसिद्धि और नाम, यश और ये सब मनुष्य की कमजोरी अब है। लेकिन पहले तो ये कहा जाता था कि कवि जो है वह यश प्रार्थी तो होता ही है, उसे यश तो चाहिए ही। तो मैं जब से जाता था माता पिता के साथ और बाद में अकेले भी जाने लगा डिब्रूगढ़, आसाम की ओर, यहाँ से और ज्यादा पूरब एक देश के छोर पे। तो ट्रेन से, चूंकि पिताजी रेलवे में थे तो रेल का पास मिलता था, टिकट का पैसा नहीं लगता था, हम जाते थे ट्रेन में। तो ट्रेन मुझे बहुत रोमांटिक लगती जी, बहुत अच्छी लगती थी उस ट्रेन की यात्रा, उसको देखना, उसका चलना। तो मेरी अवस्था अभी, हाँ मेरी अवस्था अभी 10-12 साल की थी। तो ट्रेन में बैठे बैठे मैंने एक अखबार के टुकड़े पे मैंने लिखा, सिलीगुड़ी से आगे जब ट्रेन चली तो चाय के बागानों का दृश्य मैंने देखा। आगे क्या बात है। हाँ, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग का जो पहले का इलाका है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, फिर उसके बाद कुछ दूर के बाद वो आसाम का इलाका शुरू हो जाता है। तो वो गुवाहाटी के बाद लामडिंग और फिर तिनसुकिया और डिब्रूगढ़। तो वहाँ तो उस समय मैंने तुकबंदी शुरू की, भाव आया तुकबंदी शुरू। हाँ, मेरी गाड़ी चली जा रही, मेरी जान चली जा रही। अब आप देखिए, ये जान शब्द का प्रयोग मैंने 2 अर्थों में किया। जान माने एक तो मेरा प्राण निकल रहा, और जान माने दूसरा अर्थ कि मेरी जान, मेरी प्रियतमा जो मुझे बहुत प्रिय है वो जा रही है। जान क्यों निकल रहा है? दिलरुबा है गांव के मेरे चाचा का संयुक्त परिवार था। काकी चाची छूट रही, मेरे बचपन के साथी छूट रहे हैं, मेरा वो खेत छूट रहा है, वो आम की बगिया, वो इमली का पेड़, वो महुए का पेड़, वो गांव का पोखरा, गांव की मूंज और झुरमुट, वो गांव का इनार, ढेकुल, पोखर, सब छूट रहे हैं। तो ये सब छूट रहे हैं तो मेरी जान जा रही है, मेरा प्राण निकल रहा है। हाँ, ये गांव के इतने सारे लोग छूट रहे हैं, हमारा पूरा इलाका छूट रहा है, मैं नई जगह जा रहा हूँ और मेरी जान जा रही है। का मतलब ये है कि मैं ट्रेन को बड़ा प्यार करता था। ये मेरी जान है, ये ट्रेन जो क्या नहीं करती, ये अलग भी करती है और मिलाती भी है, मिलाती भी है। हाँ, तो अलग एक तरफ बिछोड़ा है, दूसरी तरफ दिलरुबा है। मिला मजबूरी में जो बनिजिया और पलटनिया संस्कृति जिसको कहते हैं, नौकरी करने चले गए गरीब परिवारों के लोग, और घर में बैठी उनकी बहू गा रही है रेलिया बैरी, इसे है वो, रेलिया बैरी पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरी पिया को लिए जाए रे, रेलिया न बैरी टिकटवा न बैरी पैसवा बैरी ना, मेरे पिया को लिए जाए रे, रेलिया परम पिया को लिए जाए रे। वो कहती है इसलिए कि भैया पार करने, छोटी मोटी नौकरी करने, कुली का काम करने, चटकल मिल में काम करने गया पता नहीं कई वर्ष में आएगा, क्योंकि 12-12 वर्ष लग जाते, 5 वर्ष। वहां तो रेल उसको लग रहा अलग करती है, लेकिन रेल को मिलाती थी। तो मैं इसको बड़ा मानता था कि ये रेल जो है वो ये मेरे प्रेमिका की तरफ से जी। तो एक रोमांटिसिज्म, द सेंस ऑफ रोमांटिसिज्म इवॉल्व्ड मेरे भीतर। तो मैंने तुकबंदी करनी शुरू की। फिर मैं जब गांव आया तो वहाँ बड़े बाल रखना, तेल लगाना, घूमना
अच्छे कपड़े पहनना, फिल्मी गाना, फिल्में देखना और फिल्मी गाना गाना और कविताएं लिखना। इतना कंजर्वेटिव समाज था, कंजर्वेटिव सोसाइटी, कि ये माना जाता था कि ये लड़का बिगड़ रहा, ये आवारा हो रहा। सी द वर्ड आवारा, मतलब वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एमलेसली, दिस वाज आवारा। ये जो है वो आवारा था। तो मेरा बड़ा विरोध होने लगा जान पे। तो मैंने उस पर एक बल्कि कविता लिखी कि बचाओ लोगों, मेरे पापा पगला गए हैं, मेरे पापा कभी आ गए हैं। इस तरह की मैंने लंबी सी कविता लिखी इस पे। और मैंने उसको, हाँ, मैं चुपके से छिपा कर कुछ लिख के मैंने रखा। फिर मैं बरहज में महान कवि और गीतकार मोती बीए के संपर्क में आया, जिनके 9 खंडों में की ग्रंथावली का संपादन मैंने प्रार्थना की एक बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर रामदेव शुक्ल से कि उसका संपादन किया जाए। मोती बीए की जिस लड़की इंजीनियर जवाहरलाल उपाध्याय, बीच वाले भालचंद्र उपाध्याय, छोटे अंजनी कुमार उपाध्याय, ये इन सब लोगों का सहयोग हुआ। 9 खंडों में वो ग्रंथावली प्रकाशित हुई। तो उससे उस गुरु ने, उस मोती बीए से जब मैं जुड़ा तो उन्होंने मेरे इस साहित्यिक संस्कार को प्रोत्साहित किया। और मुझे घर में बात सुननी पड़ती थी कि आप वहां जाते हैं तो बहुत देर में लौटते हैं, लेकिन बरहज में गोष्ठियां होती थी, बहुत सारे मित्र मिलते थे। तो साहित्य की कई गोष्ठियां उस दौर में 1970 से 1980 के बीच, उस दशक में कम से कम बरहज में 5-7 जगहें ऐसी थी और 2-3 ऐसी संस्थाएं थी जहां पर कवि सम्मेलन, औपचारिक अनौपचारिक गोष्ठियां, बैठकें होती रहती थी। साहित्यिक बहसें, राजनीतिक बहसें होती थी। वही वो दौर था 1975 और 77 का, जब देश में इमरजेंसी भी लगी और बड़ा खुला वातावरण इमरजेंसी के विरुद्ध। जैसे नहीं, हम नहीं मानते, किसी तरह की पराधीनता हम नहीं माने, नौजवान लोग थे, उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी। मोती बीए ने लिखा, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हम लोग हाँ, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। सड़कों पर हम लोग घूम कर नारा लगाते थे, गाते थे। जो समाज में इम्प्रेशन था उस चीज का कि ये जो बच्चे लोग हैं, जो नौजवान हैं, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, बस मस्त हैं, समय की कोई इनको पता नहीं है। तो ये धूल की परतें पड़ती गई कि हम कई बार मतलब कुछ लाइनें याद आ जाती है बात विचार करते करते कि धूल चेहरे पर जमी थी, उसका दिल महलाना था, आदमी अच्छा था लेकिन हमने पहचाना न था। तो ये बात मतलब वो परतें कब फिर उठी, उसका मतलब असर क्या हुआ? वो जब आपकी राइट अप ऑलरेडी प्रिंट आउट हो चुकी थी कृतियां, कि उसके बाद जो आपका लिखना जो था वो नहीं, मैं लिखता था लेकिन मैं उसको छपवाने के लिए नहीं भेजता था। मैं देवरिया में मेरा संपर्क हो गया, दिग्दर्शक एक साप्ताहिक निकलता था, उससे मेरा संपर्क हो गया, क्योंकि देवरिया में मैं 1 साल तक अध्यापक था संत विनोबा पीजी कॉलेज में। तो दिग्दर्शक के संपादक थे श्री हर्षधर द्विवेदी जी, वो प्रबंध संपादक थे परमेश्वर जोशी जी। तो इन लोगों ने कहा कि बातचीत सुनने के बाद कि आप क्यों नहीं कुछ लिखते हैं? तो मैंने कहा लिखता तो हूँ, लेकिन डर लगता है, कैसा लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ कि खराब लिखता हूँ। अब कोई देखे तो बताए, मैं किसी को दिखाता नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि आप ले आइए, हम देखते हैं। अब उन लोगों ने मेरी तो मैंने डर के मारे कि कविता देखकर कहीं ये लोग भड़क न जाएं, नाराज न हो जाएं। तो कविता के बारे में एक अजीब सी धारणा थी, गाना गाने वाले हैं ये लोग, कुछ इस तरह की धारणा थी, अच्छे नहीं है। तो मैंने लेख दिए, आर्टिकल्स, निबंध दिए, एसेज। तो वो मेरे एसेज छपने लगे। फिर जब छपने लगे तो एक आध मैंने कविताएं भी दी, तो वो फिर कविताएं भी छपने लगी। इन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, पारिश्रमिक के रूप में कागज कलम
10 रुपए 20 रुपए की छोटी सी धनराशि। तो मुझे लगता था कि अरे ये तो मुझे पैसा भी मिल रहा है, बड़ी इज्जत मिल रही है और पत्ते जाने पर उठने बड़ा लगे हैं। अच्छा सत्कार जी, हुआ। फिर मैंने जी, पहला लेख लिखा जब मैं एमए में था, तो कोणार्क के जी, सूर्य मंदिर पर, और वह लेख था करीब 10 पेज का। और तब सरस्वती मासिक के संपादक थे पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी उर्फ भैया साहब, बड़े सख्त आदमी, जो पहले मध्य प्रांत के शिक्षा निदेशक हुआ करते थे, वो संपादक थे। मैंने उनको भेज दिया, और जब भेज दिया तो उन्होंने छाप दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 1975 सरस्वती में दिसंबर अंक वो मेरा लेख छप गया, कोणार्क का सूर्य जी, मंदिर। फिर उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा, तो वो प्रिय त्रिपाठी, तुम्हारी लेखनी में बड़ी शक्ति है, लिखना मत छोड़ना, लिखते रहना। मुझे बड़ा बल मिला। उसके बाद मैं लिखने लगा, और फिर किताबें भी आ गईं। ईश्वर की कृपा थी, माँ शारदे की कृपा थी, चलता शुरू की है इस प्रश्न में सम्मान और पुरस्कार की। तो मेरे एक मित्र हुआ करते थे, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, जो हॉस्टल में मैं उनका कृपा पात्र था, छोटे भाई की तरह। तो जी, उन्होंने गीत लिखा, उस गीत का एक छंद है, जो भी कुछ हो सका किया मैंने, जो भी कुछ हो सका किया मैंने, आज का दिन भी जी लिया मैंने, क्या बात। कांपती सांझ की मुड़ेरों पे कामना दीप धर दिया मैंने, क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह। कामना दीप धर दिया मैंने, जो भी कुछ हो सका किया क्या बात, क्या मैंने। तो सम्मान और पुरस्कार की तरफ देखने का कभी अवसर नहीं, देखना नहीं चाहा। भाव ये था कि जो मुझसे हो रहा है, संभव है, वो मैं करता चलूं, और अपनी कामनाओं को कांपती सांस की मुड़ेरों पर, जो भी मेरी कामनाएं हैं वो सांस की मुड़ेरों पर, इस के भीतर, और यह अंतर्जामी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ है, हवा में है, उसको जो देना होगा वो देगा। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कहने नहीं जाऊंगा। तो कांपती सांस मुड़ेरों पर कामना दीप धर दिया मैंने, ये आप समझो, वो उस दीप में है जो कुछ भी है, लौ जल रही है तब तक मैं हूँ। जिस दिन दिया बाती उसका तेल खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते। छोटे छोटे कम से कम मुझे सैकड़ों पुरस्कार मिले, स्थानीय संस्थाओं ने दिया। ये पुरस्कार मैं ज्यादा अच्छा मांगा, क्योंकि इस पुरस्कार के लिए मैंने किसी से कहा नहीं, उन्होंने अपने आप दिया। हाँ, अपने आप दिया। इस क्षेत्र के मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सांसद थे वो डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, उन लोगों ने एक कार्यक्रम में तमाम लोग वो पुरस्कृत हो रहे थे, सम्मानित हो रहे थे। मुझे भी इस लायक समझा, सम्मानित कर दिया। बरहज संस्थाओं ने सम्मानित किया। देवरिया में वो सेतु न्यास का कार्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अध्ययन और शोध का कार्यालय है। इन संस्थाओं ने सम्मानित किया, यहाँ के विद्यालयों ने सम्मानित किया। तो ये जो सम्मान होता है, ये दायित्व बोध से भर देता जी। सम्मानों को पा करके प्रसन्न होता हूँ। सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि मैं अगर इस लायक हूँ कि मैं कुछ करूं और लोग समझ रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ,
तो मुझे जी और अच्छा करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए, कई गुना इसको बढ़ा करके समाज को देना चाहिए। जितना ले जी, रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा बढ़ा कर देना चाहिए। बढ़ा कर और देना इसी चाहिए। का मन, मैंने कहा ना कि दुनिया को आप पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, बात तो जी, घर से शुरू करो। अपने गांव का इतिहास जानो, अपने क्षेत्र बिल्कुल, का जानो, जिले का जानो, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अपने इलाके का जानो, अपने पास की नदी का जानो, अपने पास के पर्वत का जानो। गुरुवत तो का मुझे जान। जो जी, टॉपिक मिला था वो रिसर्च करने का, वो जी, मेरे अपने गोरखपुर कमिश्नरी सरजू पहाड़ गंडक घाटी का इतिहास जी, लिखना था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग, हम सब लोग पहले अपना इतिहास जाने। हमारे इतिहास जाने में बहुत बिल्कुल। कुछ, और हमारे इतिहास में ऐसा है जिसको दुनिया को जानना चाहिए। जी, 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 लोकतंत्र सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, इलाहाबाद से लेकर सुनसुमारगिरी के बाद ट्राइबल जी, स्टेट्स, बाद में वो ओलिगार्किकल हो गई, अल्पतंत्री हो गई, प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। शुरुआत प्रजातंत्र हुई। की हाँ जी, गौशाला ये क्षेत्र था, यहीं पे मल्ल जी, थे, कोरिय थे, वो मौर्य थे, आपके वैशाली में लिच्छवी थे। ये सब गणतंत्र विदेह, मिथिला में विदेह, ये सब 6ठी शताब्दी बुद्ध के समकालीन जी, कंटेम्पररी उनके समय में थे। तो और जी, बाकायदे संस्थागार में संसद की तरह बैठक होती थी, बहस होती थी, सलाहकार संग्रह होता था, मतदान और बहुमत से निर्णय होता था। तो मैं जी, लिख रहा हूँ कहाँ का जी, इतिहास, देवैया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर का इतिहास लिख रहा हूँ। लेकिन यह जी, इतिहास किसको पढ़ना चाहिए? पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया यह जाने कि जी। लोकतंत्र का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। हाँ, हाँ, ठीक हाँ। 100 वर्ष के बाद वहां शुरू हुआ यूनान में, लेकिन हमारे जी, बाद शुरू, और आधुनिक हुँ। काल में संसदीय लोकतंत्र वहां। कुछ एक जैसे संग्रह आप पीछे का इतना कर दिया, आपके मन में आया और बहुत ही प्रेरणा से भरा हुआ और बहुत से लोग आज जो हमें सुन रहे हैं, वो इस पर डेफ़िनेटली विचार तो करेंगे ही कि हम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उसको लिखितबद्ध करें और इसको सामने लेके आएँ। लेकिन जो आज हो रहा है, जो वर्तमान, तो इसका भी एक ऐसा संग्रह होना चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है 100 साल बाद, वो इस चीज़ को एडमायर करे, एप्रिशिएट करे कि 21वीं सदी जो थी आने वाले कल में, क्योंकि वो इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके जो सोर्सेज आज हैं, लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी आपने इतना इतिहास का संग्रह किया और उसी की वजह से ये पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा है। उसके बीच हमारे ऊपर बहुत कुछ हुआ, गुलामियाँ सही, फिर अभी तो आज़ाद हुए थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो अब समय मिला है साँस लेने का। और हमारे जो आज लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कार्य करके ऑलरेडी हमें गौरवान्वित किया है, हमें वर्ल्ड में सर उठाकर चलने के काबिल किया है। लेकिन इसको लिखितबद्ध करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए यू नो उपकार होगा, क्योंकि वर्ल्ड को माला में पिरोने का जो काम है, वो कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कृपया इस पर ध्यान ज़रूर दें। अदरवाइज़ कल ये कहानी ना बन जाए कि दिस इज़ वन्स अपॉन अ टाइम यहाँ पर ये हुआ करता था। तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं? आप अनेक सरकारी, गैर सरकारी संस्था से अंशकालिक सेवाएँ आपने प्रदान की हैं। कृपया आप अपना अनुभव साझा करें। इन संस्थानों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तरह से हम लेक्चर दे रहे हैं, या क्लास में आप भी लेक्चर होता है, कुछ डिजिटली हो रहा है अब। और जो सिलेबस, जो करिकुलम जो है, काफी कुछ बदलेगा। और मुझे लग रहा है कि इसका प्रैक्टिकल जो है, इसका व्यवहारिक स्वरूप है, वो ज्यादा हमारे जी, सामने आएगा, वो आता जा रहा है। समय के अनुसार जी, जो चेंज, जो परिवर्तन जी, चाहिए, जी, आ, जी, हम उस परिवर्तन के साथ चलने के लिए
मजबूर तो नहीं है, लेकिन समय के साथ चलना ये हमारा बहुत जरूरी है, हम कर्तव्य है। चाहें इतिहास पीछे मुड़ करके नहीं देखता। वो कहते हैं ना बैक गियर में, वो बैक गियर में नहीं जाता। तो ये युवाल नोआ हरारी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, जी इजरायली लेखक, इजराइल के नोआ हरारी। डियस और होमो सेपियंस और नेक्सस, इनकी किताबें बड़ी मशहूर हुई। इसके पहले जो है वो मोहम्मद सईद ने लिखा था ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। तो ओरिएंटलिज्म ने इस एशिया को देखने का जो नजरिया था यूरोप और अमेरिका का, वो इस तरह का था कि बहुत सी चीजें यहाँ पे बहुत पीछे हैं और वो अब उन चीजों से निकल नहीं सकती। जैसे कि कुछ बड़ी ट्रेडिशनल है, कहीं कहीं कंजर्वेटिव है, और चाहे जो कुछ हो जाए, जो न्यू होराइजन ऑफ नॉलेज है उसको देखने और उसको अपनाने में ये लोग हिचकते हैं। जो इस तरह का एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट से हम निकले हैं। क्योंकि जब से ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का दौर चला है, तब से ओरिएंटलिज्म का जो ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट था मोहम्मद सईद का, उसमें काफी बदलाव आया। लेकिन वो क्या कहते हैं, टाइनबी और दूसरे इतिहासकार ये कहते थे ये दौर पैसेज ऑफ सिविलाइजेशंस, ये सभ्यताओं में टकराव का ये समय चल रहा है। फंडामेंटलिज्म, बुनियाद परस्ती, कट्टरता, राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ये सब बढ़ेगा और बढ़ रहा है। और 1930 के बाद ही हो सकता है कि दुनिया मानवतावाद की तरफ लौटे, ये एक संभावना आजकल के विचारकों का है। तो हम लोगों ने, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग महसूस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और जो दूसरी बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं, रोबोटिक्स, तो कहीं मनुष्यता मर न जाए। जो ह्यूमन फीलिंग है, जो ह्यूमैनिटी को बनाती है, मटेरियलिस्टिक हो गए लोग। देखता है तो गाता अच्छी चीज, देखता है कि ये चीज बड़ी दयनीय है तो रोने लगता है। वो हवा को महसूस करता है, बनावटी हवा को नहीं। वो प्राकृतिक हवा और पंखे की हवा और एसी के अंतर को महसूस करता है। कहीं ऐसा न हो कि वह प्राकृतिक हवा को भूल जाए, वह नदी को भूल जाए, उसके जल का स्वाद भूल जाए, वह आरो स्वाद को ही पानी का स्वाद मान ले, वह एसी की हवा को ही असली हवा मान ले, उसका पूरा शरीर यंत्र की तरह काम करने लगे, शरीर में चिप लग जाए और चिप जो है उसके स्वास्थ्य से लेकर सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे। आदमी रोबोट बन जाए, जड़ बन जाए, वह चाहे जो बन जाए। दुनिया चाहे साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली जितनी एडवांस हो जाए, किसके लिए? ये किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य ही नहीं रहेगा, मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ये सब लेके हम क्या करें? इसलिए मेरा यह संदेश है कि पहले मनुष्य को बचाया जाए, और मनुष्य को बचाने के लिए जरूरी है, तो अतीत है, पीछे से जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानवीय मूल्य हैं, प्यार, ममता, स्नेह, दयालुता, इन सारे मानवीय वैल्यूज को क्या कहते हैं, सह अस्तित्व, सहयोग, मैत्री, मित्रता, परिवार के संबंध, रिश्ते, इन सारी चीजों को अगर बचाएंगे तभी मनुष्यता बचेगी। आइसोलेटेड, हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, आइलैंड हो जाएं, नदी के द्वीप हो जाएं और वहां मोबाइल लेके बैठ जाएं, कोई आबादी न हो, कोई घर न हो, कोई पड़ोसी न हो, कोई परिवार न हो, कोई सुनने वाला न हो। पहली बार ब्रह्म ने कहा कि अकेले हूं, पहला मनुष्य, चाहे वो मनु हो, चाहे एडम हो, चाहे आदम हो, हम अकेले हैं। उसने क्या किया? मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो क्या करूं? तो उसने अपने को ही दो रूपों में बांट दिया, विधा विभक्त, अपने को ही दो हिस्सों में बांट दिया, एक स्त्री और एक पुरुष।
और फिर धीरे धीरे संसार की सृष्टि। तो ऐसा ना हो कि कहीं मन न लगे और केवल मोबाइल रह जाए, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह जाए, हम न रहें। इसलिए हमारा तो यही संदेश है कि भाई ये एक आज के बहुत ही नौजवानों शॉर्टकट मत अपनाना, शॉर्टकट मत अपनाना। इससे जीवन विकलांग होता है, जीवन में कभी संपूर्णता नहीं आती। इससे सत्यमेव जयते, सच्चाई की विजय नहीं होती। और जब आप का जीवन जिएंगे सत्य को छोड़ करके, तो निश्चित है कि आपका जीवन विनष्ट हो जाएगा। कौन आएगा और लेकर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें सज्जन बनना है, हमें उस दिशा में काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और अगर आपके पास किसी वजह से कम ताकत है, नैसर्गिक या नियत के कारण या समाज के कारण, तो टूट गया जब से एक बाजू दूसरे से दूना वजन उठाता हूँ, इस मंत्र के साथ टूट गया जब बिल्कुल बाजू दूसरे से दूना वजन उठाता हूँ, सत्य लेकर आप आगे बढ़ना। आप देख लेना, दुनिया की कल्पना आज जो हम कर रहे हैं वह नहीं होगी। दुनिया फिर लौट करके एक सुंदर युग की ओर मुड़ जाएगी। मैं चाहूंगा हम लोग बहुत अनमोल वचन आपने कहे, प्रैक्टिकल वचन जो आज आधुनिक वर्ल्ड में जिस चीज की निहायत जरूरत है। और मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि ये आप अपने विचार जो है, जो आज समाज में जो संत समाज है स्पेशली, जो बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में लेकर जो बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनमें उनके सिनॉप्सिस में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। उनका कोई निरादर नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करे कि वो इंसान को भगवान की तरफ, उस रचिता की तरफ जोड़ रहे हैं। लेकिन जो रहना है, कहना, सहना और रहना, ये चीजों का भी ज्ञान अगर दें आप, इन चीजों को जरूर उनके साथ मिलकर इसको हाईलाइट कीजिए। और इसके साथ साथ आज आप फाइनल संदेश जो है हमारी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या देंगे? तो उसके बाद जो आज का जो समीकरण जो मैं अपना फर्ज समझता हूँ, तो आपके संदेश के बाद एक छंद मैं आपको सुना रहा हूँ जी। आम की साख पे लद गई मोजरें, ये हवाएं नशा पी के बहने लगी। मेरे गुरु का छंद है मोती भी का। आबरू इस चमन की तेरे हाथ है, मोजरें यूं टिकोरों से कहने लगी। मोजर पुरानी पीढ़ी और टिकोरे नई पीढ़ी। तो आम की साख पे लद गई मोजरें, ये हवा पी के बहने लगी। वही मौसम है इस समय। मोजर गिर गए, कमियां लग गई छोटे छोटे, ये हवाएं नशा पी के बहने लगी। कभी पछुआ कभी पुरवा, आबरू इस चमन की तेरे हाथ है। ऐ मित्रों, इस दुनिया की आबरू इज्जत तुम्हारे हाथ है। मोजरें यूं टिकोरों से कहने लगी। हम जैसे पुराने लोग आप लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं। और इसी के साथ एक छंद और सुन लीजिए कि समय का तकाजा है और यही भी नूतन का राज तिलक स्वयं पुरातन से हो। नूतन का राज तिलक स्वयं पुरातन से हो। भाई पुराने लोग, आप नए लोगों को आने दो। आपका समय अगर पूरा हो जाए तो आप छोड़ो, आप पीछे हटो, इन नौजवानों को आगे आने दो, क्योंकि कल के भविष्य तो यही हैं। इन पर विश्वास करो और इनके ऊपर भविष्य छोड़ दो। पीछे आकर के आप इनको सलाह दे दो, इनका मार्गदर्शन। परफेक्ट वंडरफुल जी। तो थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, जय भारत। बहुत अच्छा लगा सर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। आने वाले समय में आपसे जरूर विचार गोष्ठी करेंगे। और वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स। धन्यवाद। लिव एंड हेल्प टू लिव। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, जय भारत। बहुत अच्छा लगा सर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। आने वाले समय में आपसे जरूर
विचार गोष्ठी करेंगे। धन्यवाद। और वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स।